अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.18 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 6 to 10 के लिए मैंने अलहदा से वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 8 मैथ्स के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सोल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, हमारी ये जो एक्सरसाइज है 1.18, इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो कंपाउंड प्रोपोर्शन के बारे में होंगे, यानी कि तनासुब मुरक्कब या मुरक्कब तनासुब के बारे में ये क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। तो देखें, हमने जो पिछली एक्सरसाइज सॉल्व की थी उसमें हमने कौन से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जिसमें कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी कि तनासुब रास या इनवर्स प्रोपोर्शन यानी कि तनासुब माकूस के क्वेश्चन आ रहे थे। ठीक हो गया। इन दोनों प्रोपोर्शन में क्या था कि हमें दो वैल्यूज दी जाती थी, उनकी रेशोज को हम कंपेयर कर रहे थे और कोई एक वैल्यू मालूम कर रहे थे। लेकिन अब ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन है, ये जो कंपाउंड प्रोपोर्शन होती है, इसमें हम दो से ज़्यादा वैल्यूज की रेशोज को कंपेयर करके कोई एक वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ वैल्यूज है उनकी तादाद बढ़ जाती है। अब ये तादाद दो से ज़्यादा हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, लेकिन हमारी जो एक्सरसाइज है हमें तीन वैल्यू दी जाएंगी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है उनमें तीन तीन वैल्यू दी जाएंगी जिनकी रेशोज को हम कंपेयर करेंगे और उनकी वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, वो जो हमें वैल्यू दी जाएंगी उनमें हम देखेंगे कि क्या इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है या दोनों प्रोपोर्शन आ रही है। चूंकि मुख्तलिफ किस्म की प्रोपोर्शन उसमें आ सकती हैं, मिक्स प्रोपोर्शन एक साथ आ सकती हैं, यानी कि डायरेक्ट और इनवर्स दोनों एक साथ आ सकती हैं, इसलिए इसको फिर कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं, तनासुब मुरक्कब उर्दू में इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 1 है 30 men रिपेयर अ रोड इन 56 days बाय वर्किंग 6 hours डेली। कि अगर 30 आदमी रोजाना 6 घंटे काम करें तो वो एक रोड 56 दिनों में मुकम्मल करते हैं। इन हाउ मेनी डेज 45 men विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 hours डेली। तो अगर 45 आदमी हो जाए और वो रोजाना 7 घंटे काम करें तो वही रोड फिर वो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। ठीक हो गया। हमने नंबर ऑफ डेज मालूम करने हैं। अब देखें, ये जो क्वेश्चन है ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें तीन वैल्यूज आ रही हैं। इसमें मैन, डेज और आवर्स, तीन वैल्यूज आ रही हैं जिनकी रेशियोज को हम कंपेयर करेंगे और हम ये नंबर ऑफ डेज मालूम करेंगे। ठीक हो गया। तो जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम एक्स के इक्वल रखते हैं। तो मैंने इसका सोल्यूशन में लिखा है लेट द नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू एक्स। हमने नंबर ऑफ डेज को एक्स के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं और उनमें देखते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, तो देखें, जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है पहले हम वो वाली वैल्यू लिख लेते हैं। मैं लिखूंगा डेज। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा यही लिखें, लेकिन अपनी आसानी के लिए जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको पहले हम लिख लेते हैं। इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान हो जाता है। अगर इसको बाद में भी लिखें तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने डेज लिख दिया, उसके बाद मैन। ठीक हो गया। और रेशो, तीसरी वैल्यू हमारे पास है आर्स, तो यहां पर मैं लिख लूंगा आर्स। अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। देखें, 56 डेज हैं तो ये आ जाएगा 56 डेज। रेशो 30 आदमी हैं, 30 मैन हैं। रेशो 6 आर है। ठीक है, यानी कि 30 आदमी 6 घंटे रोजाना काम करके 56 दिनों में वो रोड कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज हैं। हमने डेज की वैल्यू तो मालूम करनी है, तो हमने डेज को एक्स की इक्वल रखा है, तो यहां पर हम पुट करेंगे एक्स रेशो। और नंबर ऑफ मैन कितने हैं, 45 है, तो यहां पर हम पुट कर लेंगे 45। और नंबर ऑफ आवर्स, जो डेली के काम करने के जो घंटे हैं वो 7 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 7। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि देखें, ये जो x की वैल्यू आ रही है इसके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग कंपेयर करना है और हमने देखना है कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इसके साथ इनकी वैल्यूज आ रही हैं या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही हैं। ठीक है, ये हमने अलग-अलग इन दोनों के लिए चेक करना है। अच्छा, यहां पर x आ रहा है, तो जहां पर x आ रहा हो हम एरो मार्क पुट करते हैं, हमेशा ऊपर वाली साइड पे उसकी डायरेक्शन रखते हैं, अप एरो पुट करते हैं। ठीक है, आपने बिला सोचे समझे अप एरो पुट करना है। अब ये एरो क्यों पुट करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन जिस साइड पे x आएगा, x के लिए हमेशा हम अप एरो पुट करेंगे। अब हम ये मैन को देखते हैं कि ये जो वैल्यू है इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही है। हम आर्स को फिलहाल भूल जाते हैं। तो देखें, अगर हम आदमियों की तादाद बढ़ा दें तो जाहिर है वो फिर ज्यादा काम करेंगे। जब ज्यादा काम करेंगे तो वो रोड जल्दी कंप्लीट होगी। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। ठीक हो गया। और अगर हम आदमियों की तादाद कम कर दें तो फिर रोजाना कम काम होगा, थोड़ा काम होगा, और वो जो रोड है वो ज्यादा दिनों में बनेगी, तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हम आदमियों की तादाद बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज
कम हो रहे हैं, और अगर हम आदमियों की तादाद कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई? इनवर्स प्रोपोर्शन हो गई, तनासुब माकूस जिसको बोलते हैं। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा डाउन एरो पुट करेंगे। ठीक है, यहां पर मैं डाउन एरो पुट करूंगा। ठीक हो गया। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो उसके लिए हम हमेशा अप एरो पुट करते हैं। ये भी आपको बताता हूं कि क्यों पुट करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है आर्स को, कि आर्स और ये जो डेज है इनके दरमियान क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। हम मेन को अब भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर रोजाना हम जो काम करने का दौरानिया है या वर्किंग आवर है वो बढ़ा देते हैं तो ज्यादा काम होगा, ज्यादा काम होगा तो वो रोड जल्दी बनेगी। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे। और अगर हम नंबर ऑफ आवर जो है रोजाना के जो वर्किंग आवर है वो कम कर लेते हैं तो फिर जाहिर है कि वो जो रोड है वो ज्यादा दिनों में कंप्लीट होगी। ठीक है, ज्यादा दिन न लगेंगे तो नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे। तो यहां पर भी क्या हो गया कि नंबर ऑफ आवर्स जब हम बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ आवर्स जब हम कम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे हैं। तो ये भी चूंकि एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में वैल्यूज जा रही हैं तो ये भी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इसके लिए भी हम डाउन एरो ही पुट करेंगे। अच्छा, अब यहां पर मैं थोड़ा सा स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता दूं कि देखें, आपको मैंने बताया कि जहां पर x आएगा वहां पर हम हमेशा अप एरो डालेंगे, जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हमेशा हम डाउन एरो पुट करेंगे, और जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हमेशा हम अप एरो पुट करेंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इन ही डायरेक्शन में एरोस को रखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए या इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए, लेकिन देखें ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं चूंकि इसके मुख्तलिफ मेथड है सॉल्व करने के, और कोई एक मेथड लेके हमने चलना है तभी ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज ये मिक्स हो जाते हैं मुख्तलिफ मेथड और कन्फ्यूजन आ जाती है। तो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमने यही करना है कि जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हम अप एरो पुट करेंगे, जहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहाँ पर हम हमेशा डाउन एरो पुट करेंगे, और जहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी तो वहाँ पर हमेशा फिर हम अप एरो पुट करेंगे। ये चीज़ हमने जहन में रख लेनी है। ठीक हो गया। अब ये एरोज हम किस लिए डालते हैं या इसकी डायरेक्शन इतनी ज़रूरी क्यों है? देखें, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, बटा की सूरत में लिखना है। तो उसके लिए हम ये एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिस तरफ से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं। ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा x डिवाइडेड बाय 56। ठीक है, हमने x को ऊपर रखा, 56 को नीचे रख दिया, इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अब यहां पर एरो ऊपर से नीचे आ रहा है तो हम ऊपर वाली वैल्यू को इस फ्रैक्शन में ऊपर रखेंगे और नीचे हम 45 रखेंगे। ठीक हो गया। और इनटू ये आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 7। इसमें भी हमने ऊपर वाली वैल्यू जो है ऊपर रख दी फ्रैक्शन में, और ये नीचे वाली वैल्यू नीचे रख दी क्योंकि डायरेक्शन एरो की ऊपर से नीचे थी। ठीक हो गया। तो अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं x को एक तरफ रखता हूं कि इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है, और ये 56 दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। तो पहले मैं ये दूसरी साइड की वैल्यू लिख लेता हूं। यह आ जाएगा 30/45 और इंटू 6/7 और इंटू ये 56 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वहां पर x पे ये डिवाइड हो रहा था, तो यहां पर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज के साथ। अब देखें, ये 7 1 द 7 और 7 8 द 56 हो जाता है। इसी तरह यहां पर 15 डिवाइड होगा 3 टाइम, और यहां पर 15 डिवाइड होता है 2 टाइम। ठीक है, और ये अब 3 1 द 3 और 3 2 द 6 हो जाता है। तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 8 ये वैल्यूज आ गई। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 4 इंटू 8 32। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 32, और x को हमने किसके इक्वल रखा था? डेज के इक्वल रखा था। तो इसके साथ मैं लिख लूंगा डेज, यानी कि अगर हम आदमी की तादाद 45 कर लें और रोजाना वर्किंग आवर बढ़ा दें तो फिर वो जो रोड है वो 32 दिनों में कंप्लीट होगी। जाहिर है काम करने की रफ्तार बढ़ जाएगी। एक तो हम रोजाना दौरानियां बढ़ा रहे हैं, दूसरा हमने आदमी भी बढ़ा दिए, तो जाहिर है जो काम है वो जल्दी मुकम्मल होगा, थोड़े दिन लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने में। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है, यानी कि नंबर ऑफ डेज हमारे पास आ गए। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, कि अगर 60 औरतें रोजाना 8 घंटे काम करें तो वो 48 kg का काटन जो है उसको स्पिन करती हैं, यानी कि 48 kg का काटन इस्तेमाल करके उससे धागा बना लेती हैं। ठीक हो गया। हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, तो अगर 30 औरतें हों और वो रोजाना 12 घंटे काम करें तो फिर वो रोजाना कितना धागा बनाएंगी, यानी कि वो जो धागा बनाएंगी उसके लिए कितना काटन इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, ये हमने मालूम करना है। देखें, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड प्रोपोर्शन आ रही है। ठीक है, इसमें 3 वैल्यूज आ रही हैं, वुमेन है,
कॉटन की क्वांटिटी आ रही है किलोग्राम में और आवर्स आ रहे हैं या घंटे आ रहे हैं, तीन चीज़ें आ रही हैं। और इसमें हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है कॉटन की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। तो जो चीज़ हम मालूम करते हैं उसको हम x के इक्वल रखते हैं, तो मैंने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड कॉटन इज इक्वल टू x, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने मालूम करनी है। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ है पहले हम इनको लिखते हैं और देखते हैं कि इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है या दोनों प्रोपोर्शन आ रही है, ठीक है। तो देखें जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है पहले वो लिख लेते होते हैं। तो ये कॉटन है, कॉटन हमें केजी में दिया गया, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा केजी, ठीक है, रेशो। उसके बाद नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ वुमेन और रेशो, उसके बाद मैं लिख लेता हूँ आर्स। ये जो तीन चीज़ें इसमें आ रही हैं तीनों मैंने लिख दी हैं। अब देखें 48 केजी जो है कॉटन, ये 60 औरतें रोज़ाना इस्तेमाल करती है धागा बनाने के लिए और कितने घंटे काम करती हैं, 8 घंटे काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं पुट कर लूँगा 8, ठीक हो गया। अब हमने कॉटन की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है, उसको हमने एक्स को रखा है, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स रेशो। और अब वुमेन की तादाद कितनी हो गई है, 30 हो गई है, और रेशो, और अब कितने घंटे काम कर रही हैं ये 30 औरतें, 12 घंटे, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, ठीक है। ये हमने इन वैल्यूज़ को लिख लिया रेशोज़ की सूरत में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इन वैल्यूज़ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है। उसके लिए हम एरो साइन पुट करेंगे, और एरो साइन जो हम पुट करेंगे उसकी डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। अगर हम सही डायरेक्शन में एरो पुट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो सही नहीं आएगा। तो देखें जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताता रहा हूं कि जहां पर x आ रहा हो वहां पर तो आपने अप एरो डालना है, यानी कि एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखनी है, बिला सोचे समझे, बस आपने इस तरह डाल देना है, ठीक हो गया। अब पीछे ये दो वैल्यूज हैं, इनको हम इस x वाली वैल्यू से कंपेयर करेंगे अलग अलग। देखते हैं कि पहले हम ये वुमेन को कंपेयर करते हैं, इसको आप भूल जाएं आर्स को। देखें अगर हम ख़वातीन की तादाद बढ़ा दें, वुमेन की तादाद बढ़ जाए, तो जाहिर है वो फिर ज़्यादा काम करेंगी, ज़्यादा धागा बनाएंगी, तो फिर ज़्यादा कॉटन इस्तेमाल करेंगी। इसका मतलब है कि कॉटन का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो जाएगा अगर हम औरतों की तादाद बढ़ा लेते हैं। इसी तरह अगर औरतें कम हों तो वो कम धागा बनाएंगी, यानी कि कम मिकदार में फिर कॉटन का इस्तेमाल होगा, ठीक हो गया। तो कॉटन की मिकदार कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम औरतों की तादाद बढ़ाते हैं तो कॉटन की मिकदार भी बढ़ती है, और औरतों की तादाद हम कम करते हैं तो कॉटन की मिकदार भी कम होती है। तो यहाँ पर फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा अप एरो पुट करेंगे, ठीक है। जिस तरह कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी हम जो एरो है इसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, ठीक हो गया। और अब हम ये आर्स को कंपेयर करेंगे इस केजी के साथ, जो कॉटन की मिकदार है इसके साथ। हम ये जो दरमियान वाली वैल्यूज को फिलहाल भूल जाते हैं। देखें रोजाना अगर घंटे बढ़ा दिए जाए, काम के दौरानिया बढ़ा दिए जाए, तो जाहिर है फिर ज़्यादा काम होगा, ज़्यादा धागा बनेगा, ज़्यादा कॉटन इस्तेमाल होगी। और अगर घंटे कम कर दिए जाएं, कम धागा बनेगा, कम काम होगा, तो कम कॉटन इस्तेमाल होगी। तो यहाँ पर भी जब एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, अगर एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तनासुब रास्त है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम अप एरो हमेशा पुट करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि देखें ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर अप एरो ही पुट करें। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम डाउन एरो भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली वैल्यूज की डायरेक्शन को देखना होता है। लेकिन चूंकि ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन होते हैं इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड होते हैं, और हम कोई एक मेथड पकड़ के चलेंगे तो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, अदरवाइज इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन आ जाती है। इसलिए अपनी आसानी के लिए हम ये करेंगे कि जहाँ पर एक्स आएगा वहाँ पर हम अप एरो हमेशा पुट करेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहाँ पर भी हम अप एरो पुट करेंगे, जहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन की बात आएगी या तनासुब माकूस की वैल्यूज आएंगी तो फिर हम डाउन एरो पुट करेंगे, एरो की डायरेक्शन हम नीचे वाली साइड पर रखेंगे। ये चीज़ आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, और आप जहां पर भी ये वैल्यूज आएंगी आपने ये एरोस की डायरेक्शन उसी तरह रखनी है जिस तरह मैंने आपको बताया है। अब ये एरोस किस लिए ज़रूरी होती है, इनकी डायरेक्शन किस लिए मैटर करती है, देखें नेक्स्ट हमने इन वैल्यूज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, यानी कि बटा की सूरत में लिखना होता है। तो उसके लिए जिस तरफ से ये एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वैल्यू हमने ऊपर रखनी होती है, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर अब एक्स को हम ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 48 करेंगे, ठीक हो गया। और इज इक्वल टू, ये चूंकि हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो यहां पर हम इसको इक्वेशन की एक साइड पर रख लेते हैं, ठीक है। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे हम ये दोनों वैल्यूज लिख लेंगे। अब यहां पर ये जो वैल्यू है इसमें भी 30 ऊपर आएगा और 60 नीचे आएगा, क्योंकि यहां पर भी एरो की डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। और इनटू ये आ जाएगा 12
डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ये अगर हमने एरो सही डायरेक्शन में नहीं डाली होती तो फिर हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं हम सही नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर गलत आएगा। इसलिए ये एरोज और इनकी डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखें, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हम इस x को एक तरफ रखते हैं, x इज इक्वल टू यह आ जाएगा 30/60 इंटू 12/8, और ये 48 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 48 यहाँ x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों वैल्यूज़ के साथ। तो अब देखें, ये 8 1 द 8 हो जाता है और 8 6 द 48 हो जाता है। ठीक हो गया, ये 0 इस 0 को डिडक्ट कर लेगा, ये 6 1 द 6 और ये 6 1 द 6 हो जाता है। तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या रहेगी, 3 इंटू 12। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 36, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, क्वांटिटी ऑफ कॉटन के इक्वल रखा था, यानी कि kg, ये किलोग्राम हमारे पास आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर औरतों की तादाद 60 से कम करके 30 कर दी जाए, ठीक है, और रोज़ाना जो काम का दौरानिया है वो 8 घंटों से बढ़ा के 12 घंटे कर दिए जाएं, तो फिर जो औरतें जितना धागा बनाएंगी उसमें कितनी कॉटन इस्तेमाल होगी, 36 kg या 46 kg इस्तेमाल होगी। अब ये देखें, ये कम कॉटन इस्तेमाल हो रही है, पहले 48 kg इस्तेमाल हो रही थी, अब 36 kg इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हमने औरतों की तादाद आधी कर दी है। तो ज़ाहिर है कम काम होगा, रोज़ाना धागा कम बनेगा, और ज़ाहिर है जब धागा कम बनेगा तो उसका मतलब है कि जो कॉटन है वो भी कम इस्तेमाल हो रही है। ठीक हो गया, कॉटन के इस्तेमाल होने की मिकदार है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये हमने x की वैल्यू मालूम कर ली या कॉटन की मिकदार हमने मालूम कर ली। ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द प्राइस ऑफ अ कारपेट 8 मीटर लॉन्ग 3 मीटर वाइड इज ₹6288, कि अगर एक कारपेट जिसकी लंबाई 8 मीटर हो और चौड़ाई 3 मीटर हो उसकी कीमत 6,288 रुपीज़ हो, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 12 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड कारपेट। तो अगर एक कारपेट की लंबाई 12 मीटर हो और चौड़ाई 6 मीटर हो तो इस कारपेट की फिर क्या प्राइस होगी, हमने ये मालूम करनी है। तो देखें, ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 चीज़ें दी गई हैं, प्राइस है जो कि रुपीज़ में है, जबकि लेंथ और विड्थ है जो कि मीटर्स में हमें दिए गए हैं। ठीक हो गया, तो हम इन तीनों वैल्यूज़ में देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शंस आ रही हैं, क्या डायरेक्ट आ रही है, इनवर्स आ रही है, या दोनों मिक्स आ रही है। ठीक है, ये हमने देखना है। तो उसके लिए पहले हम इनकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। तो देखें, जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हमेशा हम x के इक्वल रखते हैं। तो मैंने लिखा है लेट द प्राइस ऑफ कारपेट, चूंकि हमने प्राइस मालूम करनी है, क्योंकि यहाँ पर देखें व्हाट विल बी द प्राइस, तो हमने प्राइस को x के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब हम इन तीनों के लिए वैल्यूज लिखते हैं। ठीक है, तो देखें, जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम पहले लिखते होते हैं, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर आप बाद में लिखें तो आपका आंसर ठीक आ जाएगा, लेकिन अगर हम इसको पहले रखते हैं तो इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, प्राइस मालूम करनी है कारपेट की। तो प्राइस को मैं पहले रखता हूँ, ठीक है, प्राइस रेशो, उसके बाद हम लिख लेते हैं लेंथ, जो कारपेट की लेंथ है या लंबाई है, और रेशो उसके बाद मैं रख लेता हूँ विड्थ या कारपेट की जो चौड़ाई है। ठीक है, तो अब देखें, 8 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी कारपेट का ये हमें प्राइस दी गई है। तो प्राइस में लिखूंगा 6288 रुपीज़। रेशो, लेंथ कितनी है इस कारपेट की, 8 मीटर, और विड्थ कितनी है, 3 मीटर। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है कि 12 मीटर लंबी कारपेट है और 6 मीटर चौड़ी कारपेट है, इसकी हमने प्राइस मालूम करनी है। तो प्राइस को तो हमने x के इक्वल रखा है, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x, और लंबाई या लेंथ आ जाएगी 12 मीटर, और चौड़ाई आ गई या विड्थ आ गई इसकी 6 मीटर। ठीक हो गया, ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये जो प्राइस आ रही है, यहाँ पर x आ रहा है, इस x के साथ हम ये दो वैल्यूज कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि क्या इनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है। हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग कंपेयर करना है इस x के साथ। अच्छा, पहले हम यहाँ पर एरो मार्क पुट कर लेते हैं। देखिए, आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पर x आ रहा हो वहां पर हम अप एरो ही पुट करेंगे। आंखें बंद करके बिला सोचे समझे आपने अप एरो ही पुट करना है। ये एरो किस लिए पुट करते हैं या इसकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अप एरो पुट कर लें, यानी कि एरो की जो डायरेक्शन है ऊपर वाली साइड पर रख दें। ठीक हो गया। और अब हम ये लेंथ देखते हैं कि लेंथ इस प्राइस के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो देखें, अगर कारपेट की लेंथ बढ़ जाएगी
तो उसका मतलब है कि उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। अगर कारपेट की लेंथ कम हो जाएगी तो उसका मतलब है कि कारपेट की प्राइस भी कम हो जाएगी। तो जब एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई? डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई, तनासुब रास्त जिसको उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हम हमेशा अप एरो पुट करते हैं, एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पे रखते हैं। ठीक हो गया। अब ये मैं अभी आपको बताता हूं कि क्यों रखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इस विड्थ को कंपेयर करते हैं इस प्राइस के साथ और देखते हैं कि इनमें कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है। तो देखें यहाँ पर भी सिंपल और अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर कारपेट की चौड़ाई ज़्यादा होगी तो उसकी कीमत ज़्यादा होगी, अगर कम चौड़ाई वाली कारपेट होगी तो उसकी कीमत भी कम होगी। तो यहाँ पर भी फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई है। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो यहाँ पर भी हम फिर अप एरो ही पुट करेंगे। अब यहाँ पर मैं पिछले हर क्वेश्चन में ये चीज़ रिपीट करता रहा हूँ और स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए ये चीज़ मैं रिपीट कर लेता हूँ कि देखें, ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह हम जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए अप एरो यूज़ करें और जहाँ पर इन्वर्स प्रोपोर्शन आए वहाँ पर हम डाउन एरो यूज़ करें। हम कोई सा भी एरो यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली में हमने ये वैल्यूज़ की डायरेक्शन देखनी होती है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं इनको चूँकि सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं और हम कोई एक मेथड पकड़ के चलेंगे तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये मिक्स हो जाते हैं, इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है। इसलिए हम अपनी आसानी के लिए यही करना है कि जहाँ पर x आएगा वहाँ पर हम अप एरो रखेंगे, जहाँ पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर भी हम अप एरो रखेंगे, और जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी यानी कि तनासुब माकूस की वैल्यू आएंगी तो वहां पर हम डाउन एरो रखेंगे, एरो की डायरेक्शन नीचे वाली साइड पर रखेंगे। ये हमने अपनी आसानी के लिए इसी चीज को पकड़ के चलना है। अब देखें, ये एरोस हम किस लिए डालते हैं और ये डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है। ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, बटा की सूरत में लिखना है। तो उसके लिए फिर हम एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिधर से एरो स्टार्ट होता है वो वैल्यू हम ऊपर रखते हैं फ्रैक्शन में। ठीक हो गया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, फिर x को ऊपर रखेंगे और 6288 को हम नीचे रख लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू यहां पर भी अब 12 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा, इनटू यहां पर अब 6 ऊपर आएगा और डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। अगर ये हम एरोस की डायरेक्शन गलत डाल दें तो ये हमारी इक्वेशन गलत बनेगी और हमारा आंसर सही नहीं आएगा, इसलिए ये एरो की डायरेक्शन सही डालना बहुत जरूरी है। अब देखें, ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने x की वैल्यू मालूम करनी है तो x को हम एक तरफ रखते हैं और इस 6288 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है x पे, दूसरी तरफ जाके इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले मैं ये दोनों वैल्यूज़ लिखता हूँ, ये आ गया 12/8 6/3 इंटू ये आ जाएगा 6288। ठीक है, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें, ये 3 1 3 हो जाएगा और 3 2 6 हो जाता है। इसी तरह ये 2 1 2 और 2 4 8 हो जाता है। तो ये 4 1 4 और 4 3 12 हो जाता है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 3 इंटू 1 इंटू 6288। तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 3 को 6288 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 6288 इंटू 3। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 8 24 हो जाएगा, 4 लिखेंगे, 2 कैरी में चला गया, 3 8 24 और कैरी वाला 2 26, अगेन 2 कैरी में चला गया, 3 2 6 और कैरी वाला 2 हो जाएगा 8 और 3 इंटू 6 हो जाएगा 18। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 18,864। तो यहां पर मैं पुट करूंगा। अब ये चूंकि हमारे पास प्राइस आई है रुपीज में है तो मैं लिखूंगा रुपीज 18864। ये हमारे पास कारपेट की प्राइस आ गई है। अब देखें, कारपेट की प्राइस इस प्राइस से बढ़ गई है, क्यों? क्योंकि हमने लेंथ भी बढ़ा दी कारपेट की और वेट भी बढ़ा दी। ठीक है, और यही चीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है कि जब एक चीज की वैल्यू बढ़ती है तो उसके साथ फिर दूसरी जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब इनकी वैल्यूज बढ़ गई इसका मतलब है कि कारपेट की वैल्यू भी बढ़ गई। ठीक हो गया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 15 लेबरर्स अर्न ₹67,500 इन 9 डेज, कि अगर 15 मजदूर 9 दिनों में ये रकम कमाते हों 67,500 रुपए। ठीक है, हाउ मच मनी विल 10 लेबरर्स अर्न इन 12 डेज, तो फिर 12 दिनों में 10 मजदूर कितनी रकम कमाएंगे। ठीक है, कितने रुपए कमाएंगे, ये चीज हमने मालूम करनी है। तो देखें, ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। इसमें 3 चीजें हैं, लेबरर्स हैं और मनी है, ठीक है, और डेज हैं। तो इन तीनों में हम देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शन आ रही है, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन आ रही है, या दोनों मिक्स आ रही है। ठीक है, ये चीज़ हमने देखनी है।
तो उसके लिए हम इनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो देखें जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है उसको हम x के इक्वल रखते हैं। तो देखें यहाँ पर चूंकि हमने ये मनी रकम मालूम करनी है, क्योंकि लिखा हुआ है हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न, कि 10 मजदूर कितनी रकम कमाएंगे 12 दिनों में, ये हमने मनी की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको हमने x के इक्वल रखा है। तो मैंने लिख दिया लेट द रिक्वायर्ड मनी इज इक्वल टू x। ठीक है, जो वैल्यू हम मालूम करेंगे उसको हम x के इक्वल रखेंगे। अब मैंने ये तीनों चीजें लाइन में लिख दी। ठीक है, इनके दरमियान अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो उसके लिए पहले हम इनकी वैल्यू लिखते हैं। तो देखें पहले मैंने रुपीज लिख दिया, यानी कि जो वैल्यू मालूम करनी है उसको मैंने पहले लिख दिया। इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर हम इसको बाद में भी लिख लें हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम पहले रखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अब देखें हम वैल्यूज लिखते हैं। 15 लेबर्स 9 दिनों में ये रकम कमाते हैं। तो रकम कितनी है? ये है 67,500। लेबर्स कितने हैं? ये है 15। और कितने दिनों में कमाते हैं? 9 दिनों में। ये हो गया। अब नेक्स्ट है 10 लेबरर्स 12 दिनों में कितनी रकम कमाएंगे? तो यहां पर रकम या मनी को हमने x के इक्वल रखा है, तो ये तो हम पुट कर लेंगे x। लेबरर्स की तादाद अब हमारे पास हो गई 10, यहां पर पुट कर लेंगे 10 रेशो, और डेज यहां पर हमारे पास अब हो गए 12। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट हमने ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही है x की, ठीक है, इनके साथ हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग कंपेयर करना है, और कि क्या ये इन वैल्यूज के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ रही है या इनवर्स प्रोपोर्शन में आ रही है। ठीक है, तो अच्छा इन दोनों को भी हम कंपेयर करते हैं। उससे पहले हम ये करते हैं कि देखें यहाँ पर x आ रहा है, तो x के लिए मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम जो एरो पुट करेंगे वो अप एरो पुट करेंगे, उसकी डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे। ठीक है, ये एरो क्यों पुट करते हैं या इसकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन यहाँ पर x आ रहा है तो x के लिए हमेशा हम अप एरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें ये लेबरर्स को चेक कंपेयर करते हैं हम इन रुपीज के साथ कि क्या इनकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। हम ये डेज को फिलहाल भूल जाते हैं। तो देखें अगर नंबर ऑफ लेबरर्स या मजदूरों की तादाद ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा रकम कमाएंगे, अगर मजदूरों की तादाद कम हो जाएगी तो कम रकम कमाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो ये फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई, तनासुब रास्त है। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए हमेशा हम अप एरो पुट करते हैं। ठीक है, ये यहां पर हम अप एरो पुट कर लेंगे। ठीक हो गया। अब हम इस वैल्यू को चेक करते हैं। तो यहां पर देखें अगर नंबर ऑफ डेज बढ़ जाएंगे, ज्यादा दिन अगर मजदूर काम करेंगे तो ज्यादा रकम कमाएंगे, अगर नंबर ऑफ डेज कम हो जाएंगे, कम दिन मजदूर काम करेंगे तो कम रकम कमाएंगे। यहां पर भी एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ बढ़ रही है, एक वैल्यू कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो यहां पर भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या तनासुब रास्त है, तो इसके लिए भी हम अप एरो पुट करेंगे। देखें मैं बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखने के लिए यहां पर एक चीज बता दूं कि देखें जरूरी नहीं होता कि हर जगह हम अप एरो ही डालें डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। ठीक है, हम डाउन एरो भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमने इन वैल्यूज की डायरेक्शन चेक करनी होती है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं इनके चूंकि मुख्तलिफ मेथड है सॉल्व करने के, और हम कोई एक मेथड लेके चलेंगे तो तभी हम इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन हो जाएगी, ये क्वेश्चन हमें मिक्स हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी आसानी के लिए जहां पर x होगा वहां पर हमेशा हम अप एरो डालेंगे, जहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर भी हम एरो की डायरेक्शन ऊपर वाली साइड पर रखेंगे, और जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी तो वहां पर हम एरो की डायरेक्शन नीचे वाली साइड पर रखेंगे। ये चीज हमने अपने जहन में रखनी है। ठीक हो गया। अब ये एरो हम किस लिए डालते हैं और इनकी डायरेक्शन क्यों जरूरी होती है? देखें ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं इनको अब हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, बटा की सूरत में लिखना है। तो उसके लिए हम ये डायरेक्शन देखते हैं एरो की, जिस तरफ से एरो स्टार्ट हो रहा होता है वो वाली वैल्यू हमने ऊपर रखनी होती है। तो यहां पर हम x को ऊपर रखेंगे और डिवाइडेड बाय 67,500 आ जाएगा, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि यहां पर एरो नीचे से ऊपर जा रहा है तो 10 को हमने ऊपर रख दिया, और इनटू यहां पर भी हम 12 को ऊपर रखेंगे और 9 को नीचे रखेंगे। हमने एरो की डायरेक्शन को देखते हुए ये वैल्यूज लिख दी। अगर हम ये एरोज की डायरेक्शन गलत साइड में डाल देंगे तो यहां पर हम गलत वैल्यूज लिखेंगे और हमारा आंसर फिर करेक्ट नहीं आएगा, इसलिए ये एरो की डायरेक्शन सही रखना बहुत जरूरी है। अब देखें ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हम x को एक तरफ रखते हैं और ये जो वैल्यू है 67,500 इसको हम दूसरी तरफ लेके आएंगे। पहले मैं ये दूसरी वैल्यूज लिख लेता हूँ। ये आ गया 10/15, 12/9 और इंटू ये आ जाएगा 67,500। यहाँ पर ये डिवाइड हो रही थी वैल्यू, यहाँ पर आके ये मल्टीप्लाई हो गई। ठीक हो गया। अब देखें ये 2/5 हो जाता है और 3/5 हो जाता है। ठीक है, अब ये 3/1 और 3/4 हो जाएगा,
और ये 9 1 द 9 हो जाता है और 9 यहाँ पर डिवाइड होगा, हम डिवाइड करते हैं 67 पे 9 डिवाइड होगा 7 टाइम, 7 9 द 63 हो जाता है। यहाँ से 4 कैरी आएगा, इस 5 के साथ मिलेगा तो 45 हो जाएगा, तो 9 5 द 45 हो जाता है। पीछे ये 2 जीरो रह जाते हैं तो ये 2 जीरो हम ऐड कर लेंगे, तो ये 7500 टाइम डिवाइड हो जाता है 9 इस वैल्यू पे। ठीक हो गया, हमारे पास वैल्यूज आ गई 2 4 और 7500। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ गया x, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है, 8 को 7500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8, दोनों जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। 8 5 द 40, 0 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया। 8 7 द 56 और कैरी वाला 4 हो जाएगा 60, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 60,000। और तो ये x की वैल्यू आ जाती है, और x को हमने किसके इक्वल रखा था, रुपीज के इक्वल रखा था, तो यहां पर मैं लिखूंगा रुपीज 60,000, यानी के 10 मजदूर 12 दिनों में फिर कितनी रकम कमाएंगे, 60,000 रुपए कमाएंगे। ठीक हो गया, तो ये सॉल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 है 70 men कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर्स लॉन्ग इन 12 डेज, के 70 आदमी 12 दिनों में 150 मीटर लंबी दीवार मुकम्मल करते हैं। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर्स इन 30 डेज, तो फिर 30 दिनों में 600 मीटर लंबी दीवार को कितने लोग मुकम्मल कर सकेंगे। हमने नंबर ऑफ मैन, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो देखें, ये भी कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब इसमें 3 चीज़ें हैं, मैन है, ठीक है, और लेंथ हमें दी गई है मीटर्स में, और डेज हैं। ये 3 इसमें चीज़ें आ रही हैं, तो हम इनमें देखेंगे कि कौन सी प्रोपोर्शंस आ रही हैं। तो उससे पहले हम ये करते हैं कि देखें, जो चीज़ हमने मालूम करनी होती है, यहाँ पर हमने हाउ मैनी मैन यानी कि नंबर ऑफ मैन या आदमियों की तादाद मालूम करनी है, तो इसको हम x के इक्वल रखते हैं। तो उसके सोल्यूशन में मैंने लिख दिया लेट द नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू x, इसको हम x के इक्वल रख देते हैं। उसके बाद मैंने ये तीनों चीज़ें मैन, यहाँ पर मैन लिख दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर मीटर्स लिख दिया, जो लेंथ है दीवार की, ठीक है, मीटर्स में है तो मीटर्स लिख दिया, और उसके बाद मैंने डेज लिख दिया। ठीक है, इन तीनों के दरमियान मैंने रेशो डाल दिए। अब हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। अब देखें, जो वैल्यू हम मालूम करना चाह रहे होते हैं उसको हम पहले रख लेते हैं। ठीक है, इससे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। अगर इसको हम बाद में भी रखें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर पहले रखेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक हो गया, अब हम इनकी वैल्यूज पहले लिखते हैं। तो देखें, 70 मैन है, ठीक है, और कितनी मीटर दीवार ये बना रहे हैं, 150 मीटर, और कितने दिनों में बना रहे हैं, 12 डेज में। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हाउ मैनी मैन, तो चूंकि हमने मैन की तादाद मालूम करनी है तो इसको हमने x के इक्वल रखा है, यहाँ पर हम पुट कर लेंगे x। मीटर्स कितने हैं हमारे पास, 600 मीटर, तो यहाँ पर हम 6 पुट कर लेंगे, 600 पुट किया, और यहाँ पर डेज हम पुट कर लेंगे 30। ये हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब हम नेक्स्ट ये करेंगे, ये जो x की वैल्यूज आ रही है इनके साथ हम इन दोनों वैल्यूज को अलग-अलग कंपेयर करेंगे। मीटर्स को अलग कंपेयर करेंगे, डेज को अलग कंपेयर करेंगे, और हम देखेंगे कि ये वैल्यूज इन वैल्यूज के साथ कौन सी प्रोपोर्शन में आ रही हैं, क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो हम इनकी वैल्यूज अभी चेक करते हैं। पहले यहाँ पर देखें x आ रहा है, तो x के लिए हम एरो मार्क पुट करते हैं, हमेशा ऊपर वाली साइड पे उसकी डायरेक्शन रखते हैं, यानी कि अप एरो पुट करते हैं। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जहाँ पर x आए वहाँ पर आपने बिला सोचे समझे आंखें बंद करके अप एरो डालना है। अब ये एरो क्यों डालते हैं और इसकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है, ये भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब देखें, हम मीटर और मैन के दरमियान देखते हैं कि कौन सी प्रोपोर्शन है। हम इन डेज को फिलहाल भूल जाते हैं। तो देखें, अगर हम नंबर ऑफ मैन या आदमियों की तादाद बढ़ा दें तो वो ज़्यादा लंबी दीवार बना सकेंगे, यानी कि जो लेंथ ऑफ वॉल है वो बढ़ जाएगी, मीटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर आदमी थोड़े हों तो वो कम काम करेंगे, तो कम दीवार बनाएंगे। ठीक है, तो उसका मतलब है कि लेंथ ऑफ वॉल या जो मीटर्स हैं वो कम हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, जब एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गई है। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम हमेशा अप एरो पुट करेंगे, यानी कि एरो की डायरेक्शन हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे। ठीक हो गया, और अब ये दूसरी यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज है डेज की। डेज और हम मैन, इनको हम कंपेयर करते हैं कि इनमें कौन सी प्रोपोर्शन है। तो देखें, अगर हम चाहते हैं कि वो दीवार जल्दी कंप्लीट हो, कम दिनों में कंप्लीट हो, तो फिर हमें आदमियों की तादाद बढ़ानी पड़ेगी, और अगर हम आदमियों की तादाद कम कर दें तो फिर वो जो दीवार है उसको कंप्लीट करने में ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी कि
जो नंबर ऑफ डेज है वो बढ़ जाएंगे। आदमियों की तादाद ज़्यादा करने से नंबर ऑफ डेज कम हो जाते हैं, आदमियों की तादाद कम करने से नंबर ऑफ डेज ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये फिर कौन सी प्रोपोर्शन हो गई? जब एक वैल्यू कम हो रही होती है दूसरी बढ़ रही होती है तो फिर वो प्रोपोर्शन होती है इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसको के तनासुब माकूस बोलते हैं। ठीक है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन को हम हमेशा डाउन एरो से शो करते हैं। ठीक है, ये इसके लिए जो एरो की डायरेक्शन हम नीचे वाली साइड पर रखते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं एक चीज़ बार बार हर क्वेश्चन में मैंने रिपीट की है, ये ताकि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि देखें ज़रूरी नहीं होता कि हम हर जगह डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए अप एरो पुट करें, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए डाउन एरो पुट करें। हम ये एरो की डायरेक्शन किसी भी साइड में रख सकते हैं। बेसिकली हमने इन वैल्यूज़ की डायरेक्शन को चेक करना होता है। लेकिन ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करने के मुख्तलिफ मेथड हैं, और हम अगर किसी एक मेथड को लेके चलेंगे तो तब हम ये क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज हमें कन्फ्यूजन होगी और ये जो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन है इनको हम प्रॉपरली फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए अपनी आसानी के लिए हमने यही करना है कि जहां पर x आए वहां पर अप एरो पुट करना है, और जहां पर इनवर्स प्रोपोर्शन की वैल्यूज आएंगी वहां पर हम डाउन एरो पुट करेंगे। अब ये एरो किस लिए पुट करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्यों ज़रूरी होती है? देखें, ये हमने रेशोज़ की सूरत में इनको लिख दिया वैल्यूज़ को। अब नेक्स्ट हमने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना होता है, बटा की फॉर्म में लिखना होता है। तो उसके लिए हम एरो की डायरेक्शन देखते हैं, जिधर से एरो स्टार्ट होता है वो वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हम x ओवर 70 लिखेंगे। ठीक है, हम 70 ओवर x नहीं लिख सकते क्योंकि एरो की डायरेक्शन नीचे से ऊपर है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 600 ओवर 150 आ जाएगा, और इनटू ये फिर क्या होगा? ये 12 ओवर 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर से नीचे आ रही है तो ये वाली वैल्यू हमने ऊपर रख दी है। ठीक है, तो ये 12 ओवर 30 हो गया। अब ये हमारी सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये जो 70 है इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पर 70 x पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, ये आ गया 600 डिवाइडेड बाय 150 इंटू ये आ गया 12 डिवाइडेड बाय 30 और इंटू 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें, ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर लेगा, और ये जीरो इस जीरो को डिडक्ट कर लेगा, और ये 3 1 द 3 हो जाता है, और 3 4 टाइम डिवाइड होता है 12 पे। ठीक हो गया, और ये 15 1 द 15 हो जाता है, और 15 60 पे डिवाइड होता है 4 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 4 इंटू 4 इंटू 70। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 हो जाता है। 16 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 16 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 6 दा 42 हो जाएगा। हम 2 लिखेंगे, 4 कैरी में चला गया, 7 इंटू 1 7, और कैरी वाला 4 हो जाएगा 11। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 112। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई? 112, और हमने x को किसके इक्वल रखा था? मैन के इक्वल रखा था। यानी कि जो ये दीवार है 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिनों में फिर कितने लोग कंप्लीट कर पाएंगे? 112 लोग, 112 लोग चाहिए हमें इस लंबाई वाली दीवार को 30 दिनों में कंप्लीट करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का।